आप सबों को जोहार। और आप सब जानते हैं कि जेपीएससी ने जेट की अनाउंसमेंट कर दी है, फॉर्म फिलअप हो रही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेट में जो फिजिक्स की सिलेबस है वो क्या क्या सिलेबस रहने वाली है, उसमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, थोड़ी सी इस पर हम लोग एक ओवरव्यू डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ये बोला जेपीएससी ने कि सिलेबस क्या होगी, सिलेबस होगी सीएसआईआर नेट की जो सिलेबस है, सीएसआईआर नेट की जो सिलेबस है वही सिलेबस किसकी होगी, जेट की फिजिक्स के लिए होगा। तो उसी सिलेबस को मैं थोड़ा सा केवल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। देखिए क्या क्या चीज है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को देखिएगा तो ये दो पार्ट में बटी हुई है, दो पार्ट में आपको ब्रेक मिलेगा। पहला, जिस पार्ट को हम लोग पार्ट ए बोल रहे हैं, जिसको हम लोग नेट में बोलते हैं कोर पार्ट, ठीक। और दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस पार्ट। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस पार्ट। तो ये जो सीएसआर नेट की सिलेबस है वही सिलेबस इसके लिए है। तो इसी में इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो कोर पार्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा मैथमेटिकल फिजिक्स है। आपको यहाँ दिख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स को देखो तो मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है। तो अगर हम इन चीज पर बात करें थोड़ी सी, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं कुल मिलाकर। मोटी मोटी अगर हम लोग चैप्टर्स के नाम यहाँ लिख ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। ये फंडामेंटल टॉपिक है, एक फंडामेंटल टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम सबको जानना चाहिए। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, उस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए कि वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, तो आप मोटे रूप में लिख सकते हैं इसको वेक्टर, ठीक। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो क्या है, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस और केले हैमिल्टन थ्योरम। तो इस पूरे को आप लिख लीजिए लीनियर अलजेब्रा की पार्ट के रूप में, लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद अगर आप देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है आपके पास, क्या है, ओडीई है, ठीक। इसके बाद और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेशल फंक्शन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो स्पेशल फंक्शन में भी डिफाइन करके दे दिया क्या आपको पढ़ना है, हर्माइट पढ़ना है, बेसल पढ़ना, लगुरे पढ़ना है और लिगेंड्रे फंक्शंस पढ़ना है। तो स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस। फिर अगर आप देखिएगा तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको यहां दिखेगी। फिर क्या दिखेगी आपको, कंप्लेक्स एनालिसिस, एलिमेंट ऑफ कंप्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक फंक्शन, टेलर एंड लोरेंट्ज सीरीज, पोल्स, रेसिड्यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज है आपका कंप्लेक्स एनालिसिस। और फिर क्या है आपके पास देखिएगा, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें रैंडम वेरिएबल्स भी दिया है, बाइनोमियल, पॉइजंस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया और सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी देके रखा है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। अब अगर इसको आप देखें तो आपको क्या लगेगा, बहुत बड़ी सिलेबस है, वेक्टर पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, डिफरेंशियल पढ़ना है, स्पेशल फंक्शन पढ़ना है, लाप्लास पढ़ना है, फूरियर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो क्या करें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पढ़ें कि हम स्कोर गेन करें। तो कुछ चीजों में, जैसे अगर छोटे रूप में हम शुरू करें तो जैसे आपके पास लीनियर अलजेब्रा है, अगर आपकी कंसेप्ट ठीक ठाक है, अगर आप फंडामेंटल चीजों को समझते हो, तो आप लीनियर अलजेब्रा की जो भाग है, लीनियर अलजेब्रा की जो चीजें हैं, आप इससे इस पे काम कर सकते हो और इजीली इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। लैपलास फूरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ स्पेसिफिक तरीके की चीजें हैं, कुछ इनके प्रॉपर्टीज हैं, उनका यूज अगर आप करना जान जाए तो नेट और गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो सॉल्व कर पाओगे। इवन जो दूसरे स्टेट्स के सेट के एग्जामिनेशन उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स में भी वही एक समस्या है कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी अगर आपको समझ बन जाए, फंडामेंटल कंसेप्ट की समझ बन जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप इससे बना सकते हो। बाकी प्रोबेबिलिटी
स्पेशल फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी जैसी है आप उसको कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्कशन इस बात की हो सकती है कि हम किन बुक्स की प्रयोग करें। तो भैया अगर आप बुक्स की बात करो तो वेक्टर के लिए अलग बुक है, लीनियर अलजेब्रा के लिए अलग है, डिफरेंशियल के लिए अलग है, स्पेशल फंक्शन भी पढ़ सकते हो, कुछ जगह में मिल जाएगी आपको, साथ में लैपलास और फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो। तो इनके लिए अलग अलग बुक्स क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि कौन सी बुक बेहतर है। अब सवाल बेहतरी की नहीं है, सवाल ये है कि कौन से बुक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी बुक आपको समझ में आ रही है, या उसमें जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसके अनुरूप है। ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने हिसाब से बुक चूज कर सकते हो, मार्केट में बहुत तरह के बुक है, आप उनको प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, मैं जब सिलेबस शुरू करूंगा उस समय डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किस बुक का किस पार्ट आपको करना चाहिए। इस पर अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा है, आप यहां अगर क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में केवल लिखा गया है न्यूटन्स लॉज। क्या लिखा गया है, अगर आप देखोगे यहां पर क्या लिखा गया है, न्यूटन्स लॉज, केवल न्यूटन्स लॉज की डिस्कशन है। उसके बाद क्या दिया है, डायनामिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशन, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये दे दिया। फिर आपका आ गया कहां पर, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, इनर्शिया टेंसर की बात आ गई यहां पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एंड सुडो फोर्स भी दे के रखा है, जो सिलेबस वही डिस्कस करता हूं। फिर वेरिएशनल प्रिंसिपल, एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा है वो समय सीधे सीधे। फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम पढ़ते हैं उसके बाद ही हम पढ़ते हैं क्या, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन, एच और एल की कहानी। ठीक है, फिर कंजर्वेशन लॉज के बारे में बता, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। कुछ ट्रिक्स अगर आपको पता हो, फंडामेंटल कंसेप्ट पता हो, तो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर पीरियोडिक मोशन है, स्मॉल ऑसिलेशंस की एक क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। आप देखिएगा स्मॉल ऑसिलेशन के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद जब स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो इसी में हम लोग नॉर्मल मोड्स की भी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो क्लासिकल मैकेनिक्स जो पहले पढ़े हैं। फिर आ जाती है बात स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले आपको पढ़ना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स और मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये पार्ट भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसके फॉर्मूले को ठीक से आपको इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करोगे, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, कंसेप्ट आपको थोड़ी सी अच्छी पता होनी चाहिए। इसको आप देखें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये पूरी क्लास 12 से शुरू करके ग्रेजुएशन तक की सिलेबस है। जो सिलेबस है देखो, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है एंड इट्स एप्लीकेशन। जब इन इट्स एप्लीकेशन लिख दिया है तो आप इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। स्फेरिकल सिस्टम दे सकता है, इनफाइनाइट वायर दे सकता है, सिलिंड्रिकल सिस्टम दे सकता है, फिर इसी में आपका कैपेसिटर से भी कहानी जुड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। फिर क्या दिया, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, जब लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वहां पर एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की कहानी है, अगर आपको याद आ रही होगी तो। फिर इसको अलग से कर सकते हैं हम लोग। मैग्नेटोस्टैटिक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बायोट-सावर्त लॉ पढ़ेंगे, एम्पेयर्स थ्योरम पढ़ेंगे, दो चीज दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई है, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये पार्ट, ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, दो चीज आपको देके रखा है। और फिर क्या दिया है, बाउंड्री कंडीशंस ऑन द फील्ड्स एट द इंटरफेस। देखो यहां से सबसे इजी में क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा, ये वाली भाग, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, देखो मैक्सवेल के इक्वेशंस को जनरली हम लोग 3-4 जगह पढ़ते हैं, जैसे फ्री स्पेस में, और जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में हम लोग कहां बात करते हैं,
डाइलेक्ट्रिक मीडिया में वो आइसोट्रॉपिक हो सकता है और एनिसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो सकती है। आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया का मतलब क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन हो, मतलब पोजीशन के साथ यहां पर जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर भी हो, ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, आइसोट्रॉपिक है। और अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है और यहां पर कुछ है, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उस केस में आपको नहीं पढ़ना एनिसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, केवल क्या बोला है, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम कंडक्टिंग मीडियम में जा रहा हो तो भी आपका सिलेबस में नहीं दिया हो, वहीं से क्वेश्चन आता है स्किन डेप्थ वगैरह की, तो यहाँ पर वो सिलेबस में आपका नहीं है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, वही वाली बात है। फिर स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल की बात आती है, यहाँ पर गॉस इनवेरिएंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, हल्के हल्के क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नॉर्मलाइजेशन, ये आपका नॉर्मलाइजेशन एंड फ्रेजनेल लॉ आता है, ये बता देंगे आपको। सॉरी, ये नॉर्मलाइजेशन, ये पोलराइजेशन है, ये दिख नहीं रहा, ये क्या आपका पोलराइजेशन है, क्या है ये, पोलराइजेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे देगा और आपको पूछेगा ये नॉर्मलाइज्ड ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है या इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। फिर फ्रेजनेल लॉ ऑफ इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की कहानी है, ये सारी बातें है इसमें। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का कोर ए में, ये पार्ट किसका है, कोर ए का ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहां से शुरू किया, देखिए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये चीज आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, फंडामेंटल चीज इसकी। और फिर ये उसके बाद शुरू किया श्रोडिंगर इक्वेशंस, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्या क्या दिया है, देखिए आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में लिखा पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो श्रोडिंगर्स इक्वेशंस और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कर लेना, इस पार्ट से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको बहुत थोड़ी सी अगर समझ लें, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हम एनर्जी के इक्वेशन निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, एनर्जी की फॉर्मूला निकालते हैं और वेव फंक्शन निकालते हैं। तो ये दो चीज अगर आपको पता है तो बाकी की काम कर सकते हैं, तो इससे आसानी से क्वेश्चनिंग बनता है। फिर है टनलिंग, टनलिंग कहाँ से होता है, थ्रू ए बैरियर। मान के चलिए कहाँ पर पोटेंशियल हिल है ना, तो उस जगह से जब कोई टनलिंग होगा तो उस पर बात करेंगे। वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, देखिएगा कम्यूटेटर्स एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, इस पार्ट को कम्यूटेटर्स वाले जो क्वेश्चंस है, आपको मेरा एक सजेशन है इसको लेकर, आप इसको कर सकते हो, आप इसको देख लेना कि नॉर्दर्न जेटली की जो बुक है, एन जेटली की जो बुक है, उस बुक से आप ये वाली पार्ट कर लो, यहां से आप ऑपरेशन वाली पार्ट भी कर लो, ऑपरेटर्स वाली पार्ट भी कर लो। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करना है, उसके प्रॉब्लम्स को सीखना है, समझना है, तो आपको एन जेटली की कम से कम 2-4 चैप्टर पहले की कर लेनी चाहिए, खासकर ऑपरेटर वाली, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर है उसको ऑपरेट कैसे हम करते हैं। और फिर वहीं पर आपको मिल जाएगी थोड़ी सी आगे कम्यूटेशन रिलेशंस वगैरह भी है, वहां पर कम्यूटेटर्स के बारे में भी है, तो उस पार्ट को आप वहां से करें। इसके क्वेश्चन बहुत लंबे कैलकुलेशन वाले नहीं होते हैं, अगर थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे तो अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए डिराक नोटेशन ऑफ फॉर स्टेट वेक्टर्स की बात है, मोशन इन एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। फिर यहाँ पर एक चीज देखिए, हाइड्रोजन एटॉम, यहाँ पर क्या आ गई आपकी, हाइड्रोजन एटॉम, इसको कर लेना है ठीक से, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। फिर स्टेन गार्लक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, हमारी ऐसी कंसिडरेशन है कि जेट की लेवल पे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी काम यहाँ पर कर लो, कहां पर, परटर्बेशन थ्योरी पर और इसके एप्लीकेशंस पर। कुछ स्पेसिफिक बुक है जैसे डीजे ग्रिफिथ की बुक्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम है परटर्बेशन थ्योरी को, प्रॉब्लम का बना लो, जेटली के प्रॉब्लम को बना लो। तो या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं नेट और गेट में, इनको आप सॉल्व कर लो। अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो मेरा ये मानना है कि आप परटर्बेशन थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लो। स्पेसिफिक फार्मूला है, फार्मूले को इंप्लीमेंट करना सीखो, हाँ, लेकिन इसके लिए जो जरूरी है आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम आपको
होगी। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि किन किन चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आ जाता है वेरिएशनल मेथड है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी भी है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, फार्मी गोल्डन रूल है, सिलेक्शन रूल्स है, फिर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये एक पार्ट है। ये जो आइडेंटिकल पार्ट वाले पोर्शन है ना इसका, ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये पार्ट को आप कहां से कर सकते हो, इससे भी जेटली से भी आप इसके प्रॉब्लम कर लो, आइडेंटिकल पार्टिकल वाले पोर्शन कर लो, ये इजी होता है थोड़ा सा करना। फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, स्पिन स्टैटिक कनेक्शंस, इसको भी समझना है। तो ऐसी बात है कि सिलेबस तो बहुत लंबी है भाई, इसमें कोई दो बात नहीं है, पर हमें ये कंसिडर करना है कि कौन कौन से पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई भी अगर आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है या स्ट्रॉन्ग पार्ट्स क्या क्या है। तो आप पूरी सिलेबस को देखो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें आप पहले खोजो कि कौन कौन से पार्ट जिसको आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपकी कमांड है, जिसमें आपकी होल्ड है। उसके बाद आप वो सारे पोर्शन पे काम करना शुरू करो जो चीजें आपको एवरेज लेवल पे आती है, बहुत एडवांस कंसेप्ट आपको पता नहीं है, उस पर काम करो। फिर लास्ट में काम करो जो बहुत टफ है, जो आपको समझने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे करोगे तो एलिजिबिलिटी, चूंकि एक एलिजिबिलिटी की एग्जामिनेशन है ये, तो क्या होगा आपके लिए, आसानी होगी क्या क्रैक करना। ये तो एलिजिबिलिटी है ना भाई, तो ये अगर ये आपको हासिल करना एलिजिबिलिटी, तो आपको मिनिमम क्या, मिनिमम मार्क्स आपको गेन करना होगा, कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि वो सारे पोर्शन को देखें जो इजी है या जिन पोर्शन में आपकी कमांड अच्छी है। एक अच्छी टॉपिक है जिस टॉपिक के साथ हम लोग बहुत पहले से सीखते हैं, जानते हैं, काम करते हैं, वो क्या है आपका थर्मोडाइनामिक्स है। क्या मैं सही बोल रहा हूं आपके साथ कि थर्मोडाइनामिक्स एक ऐसी टॉपिक है या चैप्टर है, उसको हम लोग बहुत पहले से काम करते हैं, इस पर आए हैं। तो थर्मोडाइनामिक्स में क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है एंड देयर कंसिक्वेंसेस। बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो। थर्मोडाइनामिक पोटेंशियल्स, जितने भी थर्मोडाइनामिक पोटेंशियल्स है, और फिर यहाँ पर मैक्सवेल्स के रिलेशन, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल, फेज इक्विलिब्रियम, फेज स्पेस, ठीक है, फिर माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स यहां तक, और फिर माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल एंसेंबल्स एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स एंड पार्टीशन फंक्शन। इतनी चीज, इन चीजों को आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो, आपको इसके बारे में कंसेप्ट अच्छा से पता है। फ्री एनर्जी एंड इट्स कनेक्शंस विद थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल, आइडियल बोस है ना, एंड फार्मी गैसेस, इस पर हम लोग बात करेंगे, आइडियल गैस, बोस गैस और फार्मी गैस क्या होता है, और प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिकल बैलेंस्ड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक पार्ट इसमें और चीज मैं आपको बताता हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से और प्लंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला से अगर आप देखोगे तो बहुत समय एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसके फार्मूलाज आपको पता हो तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं वो सारी पोर्शन बता रहा हूँ, अगर ये सब चीजें आप पढ़े हैं, ये चीजें ऐसी नहीं कि एकदम नई चीजें आपके लिए, आप पढ़े इन चीजों को तो थोड़ा इस पर फोकस आप कर सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को लेकर जो प्रॉब्लम है झारखंड के बच्चों के लिए कि आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को बहुत अच्छा से कुछ नहीं है पढ़े, ऐसा हम बोल सकते हैं 10:0 की बात है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम किए हैं पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को लेकर बहुत ज्यादा स्टडी हम लोग नहीं करते या सिलेबस में उतनी हम उसको डिस्कशन नहीं करते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या क्या चीज हो सकती है, डायोड हो सकती है, ट्रांजिस्टर हो सकती है, फील्ड इफेक्ट, जितनी भी डिवाइसेस हैं, होमो एंड हेटेरोजंक्शन डिवाइसेस एकदम लिख दिया गया है यहाँ पर। डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टर, तो डिवाइस कैरेक्टर मतलब क्या, डिवाइस स्ट्रक्चर क्या है कि भाई वो 3 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। डिवाइस कैरेक्टर में किन चीजों पर बात करते हैं हम लोग, भाई उसकी ग्राफ्स वगैरह, उसकी आउटपुट इनपुट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सोलर सेल दे दिया, फोटो डिटेक्टर दे दिया है ना, एलईडीज दे दिया है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक शानदार चीज है, अच्छी चीज है, जो मेरी पसंद की चीज है, जो मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपेम्स एंड देयर एप्लीकेशन।
यहाँ से आप बहुत क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से कर सकते हो और अच्छा से कर सकते हो। इस पर फोकस किया जा सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर। डिजिटल टेक्निक्स एंड कन्वर्टर्स, इसमें एडी एंड डीए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये पोर्शन भी आपके पास है। फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स, तो ये मास्टर डिग्री का सिलेबस में रहता है झारखंड में। अब ये सवाल है कि मास्टर डिग्री के सिलेबस में इस पोर्शन का आप लोग कितना किए हो, ये जरूरी है, अदरवाइज इसमें आप काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, प्रिसीजन एक्यूरेसी, एरर एनालिसिस, प्रोपगेशन, ये सारी चीजें जो पार्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की पार्ट है, ये ज्यादातर लोग नहीं पढ़े, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, नई चीजें। अब आ जाते हैं एडवांस वाली पार्ट पे। एडवांस वाली पार्ट में सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स है, वहां भी हम लोगों ने बात किया था। तो एक्स्ट्रा यहां पर क्या आ गया आपका, ग्रीन फंक्शन। एक्स्ट्रा में क्या आ गया आपके पास, ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शंस। तो बहुत पहले ये सिलेबस में नहीं हुआ करता था, मास्टर डिग्री के सिलेबस में झारखंड की यूनिवर्सिटी में, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब ग्रीन फंक्शन को देख लीजिए। इसके भी अगर आप ग्रीन फंक्शन पढ़ना चाहते हो, इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं नेट में, आप उनको देख लीजिए एक बार। और दूसरी बात, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बात बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो इसमें देखिए क्या क्या देकर रखा है, यहाँ लैपलास है, वेव एंड हीट इक्वेशंस दिया है। ये पार्ट भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और स्पष्ट रूप से बोल दिया है लाप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन, या तीन इक्वेशन है। क्या क्या है, लाप्लास, वेव एंड हीट इक्वेशन। तो तीन ही तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपको पता है, इसके नेचर कैसे होंगे। अगर आप इतना कर लोगे तो यहां से क्वेश्चन पकड़ सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, जब इसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, और कोई रूट, कोई फंक्शन दिया तो उसका रूट कैसे हम निकालेंगे। फिर इंटरपोलेशन है इसमें, फिर एक्स्ट्रापोलेशन है, फिर इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजोइडल है, एंड सिम्पसन रूल। देखो ये जो यहाँ से जो चीजें हैं रूट्स ऑफ फंक्शन पे, यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो ये इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, ये सारा चीज मिला के यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगी एग्जामिनेशन में, जब क्वेश्चन बनेगी, फ्रेम होगी तो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग रुंगा-गुप्ता मेथड है ना, रुंगे-गुप्ता जो भी आप पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा पार्ट मिला के यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने का चांस रहेगा। फिर फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड्स में आपका आता है, आएगा आपका ये, आप अगर आपकी होल्ड है तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। फिर टेंसर्स है, टेंसर्स में क्या है, इंट्रोडक्टरी ग्रुप थ्योरी, SU2 ग्रुप एंड SU3 ग्रुप, ठीक है, इस पर बात होगी। फिर क्या गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जहां तक हम लोग वहां किए थे, उसके बाद क्या है, डायनामिकल सिस्टम्स, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, पॉइसन एंड ब्रैकेट, पॉइसन ब्रैकेट्स एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आता है अगर आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता हो तो। फिर सिमेट्री है, इनवेरिएंस एंड नॉर्दर्न थ्योरम, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी दिया है, बहुत ज्यादा नहीं दिया है। जैसे एक क्वेश्चन आप यहाँ से सीधे कर लोगे अगर आपको कुछ भी ना पता हो। फेज स्पेस डायनामिक्स कर लेनी चाहिए, ये भी अच्छा है टॉपिक है, यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं कर सब सकते हैं हम लोग, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति है, या झारखंड के जो स्टूडेंट है, खासकर झारखंड के स्टूडेंट के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि किन चीजों को आप आसानी से कर सकते हो, उस पर आप ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या है, डिस्पर्सन रिलेशन दिया है इन प्लाज्मा में, ठीक है। फिर क्या दिया है, लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। फिर दिया है ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड्स। ये ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड्स ये आप मास्टर डिग्री की सिलेबस में पढ़े हैं ना, बाकी सब चीजें पढ़े हैं, पर इसको आप पढ़ते थे, वेव गाइड को लंबा लंबा क्वेश्चन याद करते थे, लर्न करते थे, तो यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बता दे रहा हूं मैं आपको। फिर एक है रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड डाइपोल्स एंड रिटार्डेड पोटेंशियल, यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है, इसको ध्यान रखें। अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो एडवांस पार्ट में दिया गया है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइनाइट स्ट्रक्चर, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन, इसको देख लीजिएगा। ये आप सब लोग मास्टर डिग्री में पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, अच्छी बात है, इसको कर लीजिए, पढ़े होंगे इसलिए जानते हैं। फिर एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ
क्या स्कैटरिंग, फेज शिफ्ट, पार्शियल वेव, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन दिया है, रिलेटिव क्वांटम मैकेनिक्स में कैलिन गॉर्डन इक्वेशन है, डिराक इक्वेशन है, सेमी क्लासिकल थ्योरीज हैं, ये सारी चीजें हैं। तो एडवांस पोर्शन में वो सारी चीजें जो आपकी बेहतर, उस पर ध्यान दें। अब और दोबारा एडवांस में क्या आ गया आपका, थर्मल फिजिक्स दोबारा आ गया, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दोबारा आ गया। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डायामैग्नेटिज्म हो, पैरामैग्नेटिज्म हो या फेरोमैग्नेटिज्म हो, इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत समय, या मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। आइजिंग मॉडल बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है आइजिंग मॉडल से, इसको आप देख सकते हैं। वो आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, डिफ्यूजन इक्वेशन है, रैंडम वॉक की प्रॉब्लम पूछा गया है भी एग्जामिनेशन में, ये भी बहुत आसानी से बनती है, जो रैंडम वॉक की क्वेश्चन है। ब्राउनियन मोशन है, और नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, एडवांस पार्ट में क्या दिया है, लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या कर्व फिटिंग, चाय स्क्वायर टेस्ट दिया है ना, ट्रांसड्यूसर दिया है, और ट्रांसड्यूसर में क्या क्या दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑब्लिक वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल एंड पार्टिकल डिटेक्शंस दे दिया है, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, सिग्नल कंडीशनिंग एंड रिकवरी, इंपेडेंस मैचिंग में दिया है, एम्प्लीफिकेशन दिया है। एम्प्लीफिकेशन का जो पार्ट दिया है ना, ये देखो, ये नॉइज एंड एम्प्लीफिकेशन जो दिया है ना, जो ओपियम बेस्ड दिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्पलीफायर एंड फीडबैक बेस्ड। तो जो मैंने आपको वहां पर बोला था ना कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना चाहिए, वो यहीं से हो जाएगी, वहां के आधे पार्ट और इसके आधे पार्ट कर लो। तो अगर ओपीएम को आप पूरा कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगी, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। फिर फिल्टरिंग एंड नॉइज इंटीग्रेटर, सॉरी आपका रिडक्शन, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, लॉक इन डिटेक्टर, बॉक्स कर दिया है आपका इंटीग्रेटर, फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स दिया है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस इंक्लूडिंग जनरेटर्स। तो आपको जो काम करना है वो सबसे पहले काम करना है कि कौन सी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कौन सी चीजें आपके लिए सबसे बेहतर है, जिसको आप सबसे अच्छा से कर सकते हैं। आगे आते हैं एडवांस पोर्शन में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एटॉमिक की बुक आती है आर राजकुमार की, आप उसको कर लो, जितनी पोर्शन यहाँ दिख रही है सब हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटॉमिक बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटॉम आप कर लीजिए, ठीक है, टर्न सिंबल पढ़ लीजिए, कपलिंग कर लीजिए, तो कुछ एकदम इजी चीज है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। जीमेन इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन, पास्टनबैक इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है ना, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। फिर एनएमआर दिया है, क्या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, केमिकल शिफ्ट दिया है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल दिया है, ये बहुत सारी चीजें दी है, आप इसको देख सकते हैं। फिर जो मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाली पार्ट है, जहां पर वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रा है ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिलेक्शन रूल की कहानी है यहाँ पर, तो आप इसका एटॉमिक वाले पार्ट ना, एटॉमिक वाले पार्ट आप सब लोग पढ़ते हैं अच्छा से, और राजकुमार की किताब से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुक्स में तो बहुत आसानी से हो जाएगी, इस पोर्शन को, एटॉमिक वाला पोर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर वाली पार्ट भी आप राजकुमार की किताब से पढ़ सकते हैं, दिक्कत आपको हो सकती है, एडवांस के लिए आप और कुछ चीजें प्रयोग कर सकते हैं, पर एटॉमिक वाली पार्ट करिए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस जगह से बहुत कम मेहनत में। इंपॉर्टेंट ये है, समय बहुत जरूरी है कि आप अगर एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो सिलेबस कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे टॉपिक को चूज कीजिए जिसको पहले पढ़े हो और उसे अधिक से अधिक क्वेश्चन कम एफर्ट लगा के आप कर सकते हो, इस पर ध्यान देना है। फिर अगला आ जाता है कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसको अगर आप देखिएगा तो सारी सिलेबस लगभग आप पढ़े हुए हैं, ब्रावियस लैटिस से शुरू करके रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, फोनोन्स, लैटिस स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट, रिस्पांस एंड रिलैक्सेशन फिनोमेना, ड्रूडे मॉडल दिया है, ठीक है, हॉल इफेक्ट एंड थर्मोइलेक्ट्रिक पावर दिया है, इलेक्ट्रॉन मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड दिया गया है। तो इस पोर्शन को भी आप कर सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपनी स्पेशलाइजेशन में सीएमपी रखते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स, झारखंड के विश्वविद्यालयों में
तो आप इस पार्ट को जरूर कर लें, अच्छे से करें। और इसके लिए कुछ इजी बुक्स अवेलेबल हैं जिसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो। और प्रीवियस जो पीएचडी एंट्रेंस है उसमें देखा गया है कि कंडेंस मैटर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछी गई है पीएचडी एंट्रेंसेस में, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि कंडेंस मैटर को थोड़ा फोकस कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर गेन करने में, क्वालिफाई करने में। सुपर कंडक्टिविटी टाइप 1 की ग्राफ कैसा होता है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं, आप देखोगे सीधे सीधे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जैसा बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना है, पर आप थोड़ी आसानी के साथ भी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफेक्ट्स के बारे में दिया, डिसलोकेशन के बारे में दिया, ऑर्डर फेजेस ऑफ मैटर, है ना, ट्रांसलेशन एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर, काइंड्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन ऑर्डर एंड क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में दिया है। तो बहुत सारी पोर्शन आप इसका कर सकते हो, इस पर फोकस करो, ये अच्छी पार्ट है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसको 100% आपको करना चाहिए, सबसे पहले कर लेना चाहिए। देखो न्यूक्लियर में क्या दिया, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में दिया, साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन, पैरिटी दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला आप कर लोगे। फिर लिक्विड रैप मॉडल दे दिया है, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस फ्रॉम न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोटेंशियल, चार्ज इंडिपेंडेंट एंड चार्ज सिमेट्री न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रॉब्लम एक को यहाँ दे दिया, ये सब पढ़े आप। एविडेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल दिया होगा, ठीक है, इट्स वैलिडिटी एंड लिमिटेशन दिया है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा एंड देयर सिलेक्शन रूल, फिजन एंड फ्यूजन, यहां से क्वेश्चन पूछता है, सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर देखो सेकंड वाले पार्ट में पार्टिकल फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, 4 तरह की फोर्सेस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, एलिमेंट्री पार्टिकल एंड देयर क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स में चार्ज, स्पिन, पेरिटी, आइसोस्पिन, स्ट्रेंज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर गैल्वेनिज्म एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इससे बहुत सारे पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका क्या है, क्वार्क मॉडल, इससे क्वेश्चन पूछता है ना। बैरियंस एंड मेजर, सीपी एंड टी इनवेरियंस, सीपीटी थ्योरम के नाम से इसको पढ़े हैं, है ना, इसकी इनवेरियंस के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट्स द पार्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना SU2 ग्रुप कहाँ इनवेरियंस होगा, वो सारी बात हम लोग यहाँ पर फिर करेंगे। पेरिटी एंड पेरिटी नॉन कंजर्वेशन इन वीक इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं पेरिटी वायलेशन इन वीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो मेरे सजेशन के मुताबिक जो छोटी छोटी टॉपिक है, जैसे आपके पास क्या हो गए, एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है, इसमें आ गया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत आसानी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 से आप पढ़े हो, थर्मोडाइनामिक्स इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हो, तो 4 आपको ऐसे टॉपिक मिल गए जो आप पहले से करते आओ इन चीजों पर काम, है कि नहीं है। 3 चीजों का आप सबसे पहले कर लो तो आपके लिए स्कोर एक जगह से हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर जो बात है, आपको ये देखना है हमेशा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे कि भाई पूरी सिलेबस तो अगर नहीं हो पाएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, कितनी सिलेबस कवर कर सकते हैं हम। तो ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। जो मैं पहले बोला मैं उसको दोबारा बोल रहा हूँ आपको, पहला काम, पहली जो काम होगी तैयारी का, जो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को खोजना। आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, ये पूरी सिलेबस है, इसके आप क्या करो, लिस्ट बना लो, ठीक, पॉसिबल हो तो इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लो, और जितनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लो कि ये पर्सन मेरा हो गया, लिस्ट डाउन कर लो कॉपी में। दूसरा, सेमी स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है आपके पास, सेमी स्ट्रॉन्ग पार्ट, इसकी भी लिस्ट डाउन करो। स्ट्रॉन्ग पार्ट का आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो आप जानते हो, इसकी थ्योरीज हमको पता है, कंसेप्ट पता है, कुछ नहीं करना, सीधे के सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जहां से आपको मिले सॉल्व करना शुरू कीजिए। सेमी स्ट्रॉन्ग वाला जो पार्ट है आपका, इस पार्ट से क्या करना आपका, इसका थ्योरी और प्रैक्टिस साथ में करना है। थोड़ी सी आप थ्योरी भी देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और सबसे अंत में आप देखेंगे लास्ट समय में जो आप काम करेंगे, सबसे अंतिम में जो काम होगा, वो काम सबसे अंतिम मतलब तैयारी के क्रम में सबसे लास्ट वाला, परीक्षा से पहले दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सबसे लास्ट में जो काम करेंगे, जो आपको एकदम नहीं आता है, उसकी एक अलग लिस्ट बना दो भैया,
कि हमको ये सब चीजें नहीं आता। अब उनको थोड़ा थोड़ा करके आप करने की कोशिश करो कि भाई मेरे पास 30 पॉइंट ऐसा है, 30 पार्ट ऐसा जो मेरे को नहीं समझ में आता। अब उसमें से भी देखो कि कौन कौन से पार्ट आप आसानी से सीख सकते हो, कर सकते हो, और उसकी एक लिस्टिंग बना डालो। तो आप देखोगे कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गई कि आपको कितनी चीजें करनी है, कितनी चीजें बाकी है, आपकी पॉजिटिव चीज क्या है, आपकी नेगेटिव पार्ट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जब आपको ये पता चलेगा तो आप एक बेहतर प्रिपरेशन ले पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कितनों भी अच्छी तैयारी कर लो, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए पर डे, पर वीक की एक संख्या आप डिसाइड कर लो कि मेरे को हर एक सप्ताह या पर डे 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और इसी के आधार पर आप तैयारी शुरू करो। ठीक है, कुल मिलाकर यही बात है, आप लोग तैयारी शुरू करें ताकि आपका एक बेहतर आपको बेहतर रिजल्ट मिले, कंसेप्ट पढ़ाई के दौरान आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो और आप इस जेट की जो एग्जामिनेशन उसको क्रैक कर पाओ।